हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा था, उनके बीच में अंतर पढ़े थे। और आज हम पढ़ते हैं कोशिका की संरचना। आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं कोशिका की संरचना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कोशिका की संरचना के लिए समझते हैं कोशिका की स्ट्रक्चर कैसी होती है। जैसे कि हमारे शरीर में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखने के लिए आंख होती है, सूंघने के लिए नाक होती है। इसी तरह से एक कोशिका के अंदर भी अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं, अलग अलग जगहें पाई जाती हैं, अलग अलग संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, वो झिल्ली में बंद होती है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जब पहले क्लास हुई थी हमारी, कि जो एक कोशिका होती है उसके अंदर वो सारे काम करने की क्षमता होती है जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो उन कार्यों को करने के लिए कोशिका के अंदर अलग अलग रचनाएं होती हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, उन्हें कहते हैं हम कोशिकांग, यानी कि सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, इनके नाम हमारे हैं, नाम देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट है हमारा केंद्रक, और उसका नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य। ये हमारे मेजर सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, यानी कि जो सब में पाए जाते हैं। अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप से भी किसी सेल को देखेंगे तो हमें ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज, यानी कि ये तीनों सेल ऑर्गेनेलीज दिखाई देंगे। यानी कि हमें सेल मेम्ब्रेन भी दिखाई देगी, न्यूक्लियस भी दिखाई देगा, और उसका साइटोप्लाज्म भी दिखाई देगा, यानी कोशिका द्रव्य भी दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कोशिकांग होते हैं जो कि अलग अलग काम करने के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें हम सहायक कोशिकांग भी कह सकते हैं या फिर कोशिकांग भी कह सकते हैं। ठीक है, इनमें होते हैं हमारे सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति, जो कि हमारी प्लांट सेल में होती है, यानी कि पादप कोशिका में, पौधों की कोशिका में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्यी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, प्लास्टिड और रिक्तिका। ठीक है, ये सारे और सेल ऑर्गेनेलीज हैं। अब हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सारे नोट्स जितने भी आपको दिए जा रहे हैं इन वीडियोस में, वो सारे नोट्स आपको कॉपी में राइट डाउन करने हैं। ठीक है, कॉपी बनानी है बायो की, और उस बायो की कॉपी में करनी है। अगर आपके पास अभी न्यू कॉपी अवेलेबल नहीं है तो जो पिछले साल की आपके पास कोई कॉपी रखी होगी साइंस की या कोई भी कॉपी, आप उसको भी अभी बायो की कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसकी संरचना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी हमारी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर कवरिंग होती है किसी भी सेल की। ठीक है, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जीवित होती है, यानी कि लिविंग होती है, पतली होती है और बहुत लचीली होती है, यानी कि इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर। ये कभी छोटी बड़ी हो सकती है। ठीक है, और ये अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब है सिलेक्टिवली परमेबल। अर्धपारगम्य मतलब कुछ चुने हुए पदार्थों को ही अपने आर पार आने जाने देती है। जैसे कि सबके घर में आटा छानने की छलनी होगी। आटा छानने की छलनी क्या है? आटा छानने की छलनी आटे को तो नीचे जाने देगी, पर जो उसके अंदर मोटे पार्टिकल्स होंगे, यानी चोकर हो गया, वो चोकर कहाँ रहेगा? छलनी के ऊपर, यानी कि वो चोकर को उसके आर पार नहीं जाने देगी। ठीक है, वो खाली आटे को अपने पार जाने दे रही है, तो इसलिए वो क्या है? सिलेक्टिवली परमेबल है आटे के लिए। आटा केवल आर पार जाएगा, ठीक है, बाकी चोकर उसके पार नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो भी झिल्लियां होती हैं उन्हें कहते हैं हम अर्धपारगम्य झिल्ली। तो कोशिका की झिल्ली क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी कि कुछ चुने हुए पदार्थों को ही अपने आर पार जाने देती है। ठीक है, और सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, और कोशिका के अस्तित्व को बनाए रखती है, यानी कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी वजह से कट गई, फट गई या टूट गई, तो कोशिका समाप्त हो जाएगी। क्योंकि कोशिका के घटकों को, जो कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म है या न्यूक्लियस है या माइटोकॉन्ड्रिया है, उनको वो बाहरी वातावरण से अलग करती है। ठीक है, जो इसकी हमको डायग्राम दिख रहा है साइड में, ठीक है, इसमें दो लेयर्स होती हैं। ठीक है, दोनों लेयर हमारी किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स की। ठीक है, जो ऊपर रेड रेड कलर वाले गोले गोले हैं वो फॉस्फेट ग्रुप के हैं, और जो इस ग्रे कलर की पीछे टेल बनी हुई है वो हमारी किसकी होती है? लिपिड की होती है। तो ये फॉस्फोलिपिड की एक डबल लेयर होती है। ठीक है, और बीच बीच में क्या होते हैं? प्रोटीन लगे होते हैं, और ये प्रोटीन जहां पर लगे होते हैं यही वो चैनल्स होते हैं जहां पर से सामान अंदर बाहर जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा प्लाज्मा झिल्ली के कार्य।
प्लाज्मा झिल्ली का कार्य जैसे कि आपको पता ही है कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई ये, सबसे बाहरी आवरण हो गया ये। तो इसका काम है कोशिका की सुरक्षा करना, ठीक है। कोशिका के घटकों को क्योंकि बाहरी वातावरण से अलग करती है, तो एक कोशिका में कोशिका के अंदर वाले मटेरियल को और बाहर वाले मटेरियल के बीच में ये एक लेयर बनाती है, ठीक है। इसका काम है कोशिका की सुरक्षा करना, क्योंकि अगर ये नहीं है तो कोशिका भी नहीं है, ठीक है। दूसरी कोशिकाओं से रासायनिक संदेशों को ग्रहण करना, यानी कि जो भी संदेश आते हैं कोशिकाओं में या बॉडी के अंदर जितने भी संदेश होते हैं वो कुछ केमिकल की फॉर्म्स में होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रासायनिक संदेश। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो संदेश आते हैं उनको रिसीव करने के कैपेबल होती है, ये ले सकती है, ग्रहण करती है, ठीक है। और क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है और इसी से होकर पदार्थों को अंदर बाहर जाना है, तो कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आने जाने पर ये नियंत्रण रखती है, यानी किसको बाहर भेजना है किसको अंदर भेजना है उन चीजों को भी ये नियंत्रित करती है, ठीक है। और अगर कोई बाहरी पार्टिकल आता है तो इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको ग्रहण करती है उन रिसेप्टर्स के थ्रू, यानी कि जो रिसेप्टर जो हमारी बाहरी पार्टिकल आएंगे अगर उसके रिसेप्टर उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से मेल खाएंगे तो ही वो उसके ऊपर लगेंगे, यानी कि वो उसे ग्रहण करेगी, वरना वो उसे ग्रहण नहीं करेगी, ठीक है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केंद्रक, ठीक है। तो केंद्रक पता ही है कि सेंट्रली लोकेटेड, नाम से पता चल रहा है केंद्रक यानी कि केंद्र में पाई जाने वाली कोई भी रचना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। केंद्रक की खोज हम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में, ठीक है। कोशिका के सेंटर में पाई जाती है, गोलाकार या अंडाकार रचना होती है, ठीक है। और इसे कोशिका का हम कंट्रोलिंग सेंटर कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे कंट्रोलिंग सेंटर, क्योंकि ये जो कोशिका के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, जितने भी कार्य होंगे, जितनी भी क्रियाएं होंगी, उन सबको नियंत्रित करेगा, क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए, इसके अंदर डीएनए होता है, क्योंकि क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने की। और हमारी बॉडी में जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी हमारी बॉडी बनी हुई है, वो सारी क्या है, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स हैं, वो अलग अलग प्रकार की प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो जो भी क्रियाएं हमारे शरीर में होंगी वो सारी उसी प्रोटीन से ही रेगुलेट होंगी। और इसीलिए उन सारी जो क्रियाएं हैं उनको रेगुलेट कौन कर रहा है, कहीं ना कहीं न्यूक्लियस रेगुलेट कर रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग सेंटर कहते हैं, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम केंद्र की संरचना और कार्य नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।